हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है हमारे सोयल मैकेनिक्स का। इसी तरीके से आपके लेक्चर्स अदर सब्जेक्ट्स के भी आते जाएंगे। बस पहले जो हमारे सब्जेक्ट चल रहे हैं उसको मैं कंप्लीट कर दूं, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जंप करेंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है आकाश हुरिया एंड आई एम करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन PWD उत्तराखंड। आई हैव ऑल्सो सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 149। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और, अगर इसको जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कोच माई ड्रीम 2.0 से पा सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोयल क्या है? सोयल की बेसिक डेफिनेशन है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। आपकी जो ये अर्थ है इसके ऊपर की जो टॉप मोस्ट सरफेस है जिसके ऊपर प्लांट्स की ग्रोथ सपोर्ट होती है उसको हम सोयल बोलते हैं। सोयल जो है जनरली दो कंपोनेंट्स होते हैं सोयल के अंदर। एक होते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स या फिर इनऑर्गेनिक मिनरल्स, या फिर होते हैं इसके अंदर डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। या तो सोयल बनती है इनऑर्गेनिक मिनरल्स की वजह से या तो बनती है डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स की वजह से। अब कैसे कैसे बनती है वो इस लेक्चर के एंड आते आते तक आपको पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेकिन अभी तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसके अंदर दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इनऑर्गेनिक मिनरल्स, एक होते हैं डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। यहां पर एक टर्म आता है पेडोजेनेसिस, इसको याद रखना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बने हैं। पेडोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल इज टर्म्ड एज पेडोजेनेसिस। अब सोइल कैसे फॉर्म होती है? इट इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब ये तो होगी सारी थियोरेटिकल बातें। अब जरा इसको पहले समझो, उसके आगे हम आगे चलेंगे। ये सब चीजें तो बुक्स में भी लिखी होती है ना, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे को तो अंडरस्टैंडिंग से मतलब है। डेफिनेशन याद करके क्या कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बचपन में लेके जाता हूं। बचपन की जो आपने पहली ड्राइंग बनाई होगी ना, वो आपने कुछ इस तरीके की बनाई होगी। ये रहे मेरे पहाड़, ठीक है। आपको आई होप याद होगा, यहां से हम सूरज निकालते थे, यहां से एक नदी बहती थी, और यहां पे इस तरीके से एक हट बनाते थे। आई होप याद होगा आपको। और यहां पर इस तरीके से एक पेड़ बनाते थे। अब चलिए इसी ड्राइंग की मदद से हम यहां पे सोयल को समझते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज चलेंगे, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहां देखिए, आपका यहां पे पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ में क्या होंगे? रॉक्स होंगे। पहाड़ रॉक्स ही तो बने हैं, ठीक है। ये जो नदी बह रही है ये क्या करेगी? ये अपने साथ कुछ रॉक्स को कैरी करेगी। या फिर क्या होंगे? कुछ रॉक्स आपकी ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएंगे, या फिर लैंडस्लाइड होगी। किस तरीके से क्या होंगे? कुछ रॉक फ्रेगमेंट होके नीचे आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो कुछ रॉक क्या गए? ये नदी के अंदर आ गए। कुछ रॉक मैंने यहां पे गिर बना दिया और कुछ रॉक यहां पे मैंने यहां पे बना दिया। क्लियर है? अब सुनिए, आपका जो ये रॉक है जो नदी के अंदर है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? पानी का एक्शन लग रहा है, पानी इंपैक्ट लगा रहा है। चलता हुआ पानी इंपैक्ट लगा रहा है। सर चलते हुए पानी से इंपैक्ट से क्या होगा भाई? पानी यहां पर रिवर की बात कर रहा हूं मैं, कोई नाला नहीं बह रहा है। इतनी तेज पानी जो बहता है वो पूरे के पूरे पुल बहा के ले जाता है। ये तो फिर भी एक रोक है। तो कंटिन्यूअसली इस पे एक्शन हो रहा है ऑफ वाटर। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं दिवाली में आप क्या करते हो? आप पटाखे जलाते हो। पटाखा मतलब सिर्फ एक चिंगारी ले लो, अगर आपके हाथ में एक चिंगारी लगेगी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही 100 चिंगारी अगर आपके हाथ में लगी तो आपका हाथ जल जाएगा। ऐसे ही होगा। सिमिलरली यहां पर भी क्या हो रहा है? आपका पानी कंटिन्यूअसली एक्शन कर रहा है। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई हजार साल, कई लाख साल तक कंटिन्यूअसली इस पे एक्शन हो रहा है मेरे पानी का। समझ आ गई बात? चलिए,
उसी तरीके से आपका जो रॉक ये मैंने बाहर बनाया है, इस पे क्या हो रहा है, इस पर भी एक्शन हो रहा है, लेकिन पानी का डायरेक्टली नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली फॉर्म में हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं समझाता हूं। फर्स्ट तो आपके यहां पर क्या हो रहा है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं इस पे, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या हो रहा है, यहां पे सर्दियां भी पड़ेंगी, सर्दियां पड़ेंगी तो फ्रीजिंग होगी, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री चल जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, अल्टरनेट आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, इस तरीके से इस पे टेम्परेचर का एक्शन हो रहा है। आई होप बात समझे। और साथ ही साथ यहां पर आप भी होगे, आपका ह्यूमन इंटरेक्शन भी होगा, हो सकता है आप इस पे क्या करो, हथौड़ा मार दो। तो यहां पे कंटिन्यूअसली आपका क्या हो रहा है, धीरे 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 इस रॉक का यहां पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। ये जो मैंने रॉक बनाया था, एक मिनट ब्लैक से बना देता हूं, ये जो मैंने रॉक बनाया है, कंटिन्यूअसली एक्शन ऑफ वाटर की वजह से क्या होगा, पहले यहां पे क्रैक्स डेवलप होंगे, फिर क्या होंगे, यहां पर ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, फिर ये छोटे छोटे पार्ट क्या होंगे, और या डिसइंटीग्रेट होंगे, और फाइनली ये क्या बना देंगे, यहां पर सोयल का फॉर्मेशन कर देंगे। आई होप बात समझ आ रही होगी आपको, क्लियर है। तो ये जो प्रोसेस है आपका, कि आपका जो रॉक है वो फ्रेगमेंट हुआ, फिर और छोटे पार्टिकल में डिवाइड हुआ, फिर फाइनली सोयल फॉर्म हुई। तो रॉक से सोयल फॉर्म होने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं वेदरिंग। इसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, क्लियर होगी बात। चलिए, अब जो ये वेदरिंग होती है, ये हमारी दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है आपकी फिजिकल वेदरिंग, और दूसरी होती है आपकी केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या क्या होती है, केमिकल वेदरिंग क्या होती है, यहां समझिए। यहां पर अगर एजेंसीज लाइक विंड, वाटर, टेम्परेचर, इस तरह की एजेंसीज अगर मेरी रॉक पे एक्ट कर रही हैं और इसको फ्रेगमेंट कर रही हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन यहां पे नहीं हो रहा है, तो यहां पर जो सोयल फॉर्म होगी उसको मैं बोलूंगा इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग। यहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको कुछ चीज समझाने वाला हूं, यहां पे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहां पर एक कागज है, अगर मैं कागज को इस तरीके से फाड़ दूं, ठीक है, या फिर इस तरीके से ऐसे मैं करके क्या करूं, यहां पर इस तरीके से कर दूं अपने कागज को, लेकिन रहेगा तो ये कागज ही। मैं चाहे इसको फाड़ दूं, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, या इस तरीके से कर दूं, रहेगा तो ये कागज ही, हाँ या ना, रहेगा, ठीक है। तो इसकी इसी तरीके से यहां पर जो फिजिकल वेदरिंग होती है, इससे जो सोयल बनती है, इससे जो सोयल बनती है, उसका जो मिनरल स्ट्रक्चर होता है, उसका मिनरल स्ट्रक्चर जो होता है, वो आपका सेम होता है, सेम एज पेरेंट रॉक। उसका जो मिनरल स्ट्रक्चर होता है, इट इज सेम एज पेरेंट रॉक, जिस रॉक से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये कागज था, मैंने क्या किया, इसको यहां पे डिवाइड किया, फिर और छोटा किया, फिर और छोटा किया, फिर और छोटा किया। तो मैंने क्या किया, एक बड़ा सा रॉक था, उसको फ्रेगमेंट किया, और फ्रेगमेंट किया, और फ्रेगमेंट किया। यहां पे फाइनली मेरे पास क्या बना, इतना छोटा सा कागज आ गया है, तो इसको मैं सोयल बोल रहा हूं। इसके जो मिनरल स्ट्रक्चर है वो पेरेंट रॉक का बिल्कुल सेम होगा। वेयर एज अगर मेरे पास इस तरीके से, मेरे पास इस तरीके से कोई एक कागज है, मैं इस कागज को इस तरीके से आग लगा देता हूं। मैं थोड़ा छोटा ले लेता हूं क्योंकि इतनी आग लगाने की जरूरत है नहीं, ये छोटा से ले लिया। मैं इस कागज को क्या कर रहा हूं, आग लगा दे रहा हूं। तो ये इस कागज में आग लग रही है, क्लियर है, हाँ या ना।
अब ये फाइनली बर्न हो रहा है, इसके अंदर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। इसका कार्बन जो है वो बर्न हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहा है और यहां पे CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सर्टेन केमिकल रिएक्शन इसके अंदर चल रही है। ठीक है, एक मिनट। यहां से मैं जो समझाना चाह रहा था, यहां से मुझे ये ऐश मिली, यहां से मुझे ये ऐश मिली। क्या ये ऐश पेपर है? नहीं। यहां पर क्या हो रहा है, मिनरल स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। सिमिलरली यहां पर जो सोयल बनेगी केमिकल वेदरिंग की मदद से, उसका जो मिनरल स्ट्रक्चर जो होगा, इट विल नॉट बी सेम एज पेरेंट मटेरियल। जो पेरेंट रॉक होगा उसके जैसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे सर्टेन केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे H2 प्लस O2 करूं तो यहां पे क्या बना रहा है, H2O बना दे रहा है। तो पानी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी ऑक्सीजन से भी अलग हैं और हाइड्रोजन से भी अलग हैं, दोनों से अलग हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, एक तो डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, आपका फिजिकल वेदरिंग से जो सोयल बनती है वो जनरली मेरी कोर्स ग्रेन्ड बनती है। कौन सी बनती है? कोर्स ग्रेन्ड मेरी सोयल बनती है। फॉर एग्जांपल ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, मतलब जिसका पार्टिकल साइज ज्यादा हो। वहीं केमिकल आपकी वेदरिंग से जो सोयल बनती है वो जनरली मेरी फाइन ग्रेन सोयल मिलती है। फॉर एग्जांपल आपकी क्ले हो गई, सिल्ट हो गई। तो इन सारे पॉइंट्स को लिख लो, ठीक है, आगे ये काम में आने वाले हैं। चलिए, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, यहां पर एक ना पूरी जियोलॉजिकल साइकिल चलती है, यहां पर पूरी एक जियोलॉजिकल साइकिल चलती है हमारी सोयल फॉर्मेशन की। वो जियोलॉजिकल साइकिल क्या है, यहां पे देखेंगे हम। यहां पर क्या होता है, ये आपके पास एक पहाड़ है, इसमें यहां पर वेदरिंग शुरू हुआ। वेदरिंग से क्या हुआ, सोयल की फॉर्मेशन हुई, ये सोयल की फॉर्मेशन होगी। इस सोयल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ और आगे जाके यहां पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिपोजिशन भी हो जाएगा। इस सोयल का कहीं ना कहीं क्या होगा, डिपोजिशन होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। यहां पे मैंने एक और डायग्राम रखा हुआ है, एक मिनट देंगे, ये देखिए इस बात को। ये जो रनिंग वाटर है आगे जाके कहीं, अभी तो ये पहाड़ था, पहाड़ से वो नीचे आएगा प्लेन्स में वो फैलेगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो पार्टिकल नीचे बैठेंगे। तो यहां पर क्या होगा, आपके धीरे धीरे पार्टिकल इस तरीके से इसके नीचे बैठ जाते हैं। तो यहां पर आपका सबसे पहले क्या होगा, वेदरिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद यहां पे होता है डिपोजिशन, ये पार्टिकल बैठते हैं। फिर धीरे धीरे यहां पे पार्टिकल बैठते जाएंगे तो यहां पे अगेन क्या हो जाएगा, यहां पे अपहीवल हो जाएगा। खुद सोचो ना, यहां पे पार्टिकल बैठते गए तो ये एरिया ऊपर नहीं उठ जाएगा, तो इसको बोलेंगे अपहीवल। अपहीवल के बाद अगेन यहां पे क्या होगा, अगेन यहां पे वेदरिंग होगी, अगेन यहां पे ये सोयल ट्रांसपोर्ट होगी, आगे जाके कहीं डिपोजिशन होगा, अगेन अपहीवल होगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस चलती है इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल, इसको हम यहां पर बोलते हैं। चलिए, तो हमारे पास यहां पे 4 स्टेजेस हैं। एक है आपकी यहां पे वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, देन अपहीवल। ये 4 स्टेज को मिला के हम क्या बोलते हैं, हमारी जियोलॉजिकल साइकिल। तो यहां पर फिजिकल वेदरिंग कैसे कैसे हो सकती है, इट कैन बी ड्यू टू आइदर रनिंग वाटर, it can be due to heavy wind, it can be due to temperature changes, rainfall, expansion due to freezing। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्सपेंशन ड्यू टू फ्रीजिंग। इसका कंसेप्ट ना आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आएगा, सुनिएगा इस बात को। जब आप पानी को जमाते हैं, पानी से आइस बनाते हैं, तो उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। याद रखिएगा इसके बाद, उसकी वॉल्यूम सेम नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कीजिएगा, एक आज ही जाके एक काम कीजिएगा, एक गिलास में पानी लीजिएगा, ठीक है, और पूरा ऊपर तक भर दीजिएगा, पूरा ऊपर तक, बिल्कुल जरा सा भी जगह ना बचे।
और इसको जमा दीजिएगा। जब आप कुछ घंटे बाद इसको देखेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो आइस है वो थोड़ी सी ऊपर है इस सरफेस से। ये पूरा जमी जाएगा लेकिन आइस जो होगी थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी इस सरफेस से। क्यों? क्योंकि जब यहां पे आपका पानी जो है वो जमता है, वो यहां पर उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली 4%। आई होप बात समझ आ गई। ठीक है, सबसे मिनिमम जो इसकी वॉल्यूम होती है इट इज एट एन टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर अगर मेरे पास इस तरीके से, मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, इधर देखिए, मेरे पास इस तरीके से रॉक है, फॉर एग्जाम्पल कोई पोरस रॉक है, इसके अंदर थोड़ा पानी है, इसके अंदर थोड़ा पानी है। जैसे ही टेम्परेचर नीचे गिरेगा ये पानी क्या हो जाएगा, यहां पे जम जाएगा। अब जमेगा तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। अगर एक्सपैंड करेगा तो ये इस पे प्रेशर लगाएगा रॉक के ऊपर। अगर प्रेशर लग रहा है रॉक के ऊपर तो रॉक क्या करेगा, यहां पे क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी आप। क्लियर है? सो आइदर ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर, रनिंग वाटर, ड्यू टू विंड, टेम्परेचर चेंज, रेनफॉल, एक्सपेंशन ड्यू टू फ्रीजिंग, इन सब एक्टिविटीज से यहां पे अगर मेरे रॉक का फ्रेगमेंटेशन होता है और मेरी सोइल फॉर्मेशन होती है तो मैं इस प्रोसेस को फिजिकल वेदरिंग की कैटेगरी में डालूंगा। यहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। आई होप बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्या लिखा है, यहां पर आपके जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं it remains same as that of the parent rock। क्लियर होगी मेरे ख्याल से बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहां पे केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग कैसे हो सकती है, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस चल सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, लीचिंग, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब यहां पे काम कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सी रिएक्शन क्या क्या होती हैं जरा उसके बारे में समझ लीजिए। 2 मिनट का यहां पे कंसेप्ट है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। आपके यहां पे कुछ सर्टेन मिनरल्स होंगे जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और ऑक्साइड्स बना देंगे। ऑक्साइड्स जो बनते हैं जनरली उनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है इनिशियल मटेरियल से। वॉल्यूम ज्यादा अगेन, तो यहां पे अगेन क्या होगा, यहां पे प्रेशर डेवलप होगा और इसको फ्रेगमेंटेशन होने की कोशिश करेगा रॉक की। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बात समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, इनको मैं नहीं पढ़ सकता हूं, इनको मैं साइड में रख दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, ये तो मेरे पार्टिकल है, अरे ऐसे चल जाएगा शायद, ये तो मेरे पार्टिकल हैं। अगर ये पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं तो ये यहां पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर डेवलप कर रहे हैं और ये फ्रेगमेंटेशन हो जा रहा है रॉक का। ये फ्रेगमेंटेशन हो जा रहा है रॉक का। आई होप बात समझ आ गई, क्लियर है। तो यहां पर सिमिलरली वही चीज यहां पर हो रही है। दूसरा यहां पे क्या है, हाइड्रेशन, इट मींस रिएक्शन विद वाटर। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन क्या है, ऑर्गेनिक एसिड कैसे फॉर्म होती है, जरा समझो इस बात को। आपका यहां पर क्या है, एटमॉस्फेयर में CO2 है। अगर यहां पर थोड़ा कहीं पानी है रॉक के अंदर, वो कंबाइन कर जाएगा CO2 के साथ और यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा H2CO3। ये एक एसिड है और एसिड एक्शन कर रहा है आपकी रॉक के ऊपर। तो क्या यहां पे फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है, वॉशिंग आउट ऑफ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स अगर ऐसे हैं जो पानी के अंदर सोल्यूबल हैं तो पानी उनको साथ में सोल्यूबल करके ले जाएगा, तो उसकी जगह वहां पे क्या बन जाएंगे, वॉइड्स बन जाएंगे। वॉइड्स बन जाएंगे तो वहां पे आपके फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंटेशन जो रॉक की है वो वहां पे शुरू हो जाएगी। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लीचिंग का मतलब क्या, वॉशिंग आउट ऑफ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स। चलिए, और यहां से हमें जो सोयल मिलती है इट इज जनरली क्ले और सिल्ट।
चलिए, तो आई होप ये सब बातें आपको समझ आ गई है कि आपकी सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसी तरीके से मैं एग्जाम्पल देख ही आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है। ए टू जेड जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं, एक एक चीज आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए और सिलेक्शन पाइए, और कुछ नहीं करना। अब यहां पे देखिए, यहां पर हम देखने वाले हैं इफेक्ट क्या क्या प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट एजेंसीज। पानी की वजह से क्या इफेक्ट होगा, एयर की वजह से क्या इफेक्ट होगा, आइस की वजह से क्या इफेक्ट होगा, ग्रेविटी की वजह से, ऑर्गेन्स की वजह से क्या इफेक्ट होने वाला, वो सुनिएगा। सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मेरे पास एक रॉक है, इसके ऊपर करंट अभी क्या एक्ट कर रहा है, रनिंग वाटर एक्ट कर रहा है। अगर पानी के ऊपर रनिंग वाटर एक्ट कर रहा है तो उससे यहां पे जो सोयल मिलेगी, या फिर मैं बोलूं फ्रेगमेंटेड रॉक्स मिलेंगे, फ्रेगमेंटेड पार्टिकल ऑफ रॉक्स मिलेंगे, उनका साइज जो होगा वो काफी ज्यादा कम होगा। देयर विल बी रिडक्शन इन साइज। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई। पानी जो है करंटली एक्शन कर रहा है इस पे, तो देयर विल बी रिडक्शन इन साइज। नेक्स्ट क्या है, अगर यहां पे जो आपकी सोयल है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है बिकॉज ऑफ एयर, तो यहां पे यू विल सी वेरी हाई रिडक्शन इन साइज, कंसिडरेबल रिडक्शन इन साइज। अगर वो यहां पे उस ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका ड्यू टू आइस या फिर ग्लेशियर मूवमेंट की वजह से, तो यहां पर क्या होगा, देयर विल बी कंसिडरेबल ग्राइंडिंग एंड इंपैक्ट एक्शन। तो यहां पे आपको इसकी एक बहुत ढंग से सुनिएगा इस बात को, यहां पर आपको क्या मिलेगा, वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स मिल सकते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स आपको मिल सकते हैं। आई होप बात समझ आ गई, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट यहां पे आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से भी कंसिडरेबल इंपैक्ट आता है आपकी साइज के ऊपर। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है तो यहां पे आपका ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, देर इज नो कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द साइज। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट यहां पे हम बात कर रहे हैं शेप एंड राउंडनेस। अगर आप किसी रिवर के पास जाएं तो अगर वहां के जाके पत्थर का एक बार इंस्पेक्शन करें तो आपको मैक्सिमम पत्थर जो मिलेंगे वो आपको स्फेरिकल शेप या फिर राउंड शेप की मिलेगी। तो यहां पर आपका क्या हो जाता है, पार्टिकल्स का राउंडिंग हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली एयर से जो आपकी सोयल ट्रांसपोर्ट हो रही है वो भी क्या होती है, उसमें भी हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग होती है। लेकिन आइस और ग्रेविटी की वजह से यहां पे जो आपकी सोयल मिलती है वो कंसिडरेबल राउंडिंग नहीं होती है उसमें। ठीक है, डेट इज एंगुलर, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कोई मेरा पार्टिकल है। ठीक है, यहां पे क्या मिल रहा है, नॉन स्फेरिकल पार्टिकल मेरे को मिल रहा है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल हो गया मेरा, दिस इज नॉन स्फेरिकल। क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सरफेस टेक्सचर की। अगर आप जाके रिवर की सैंड को हाथ में लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्मूथ लगेगी। लेकिन वहीं अगर आप डेजर्ट में जाएं और वहां की सैंड को हाथ में लेकर रब करेंगे तो ये स्मूथ नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आप उस सैंड में थोड़ी देर चल भी लेंगे तो आप देखेंगे आपके पैर में थोड़ा थोड़ा छिलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सरफेस जो होता है वो आपका स्मूथ होता है इन केस ऑफ सोयल ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू वाटर, वेयर एज वेन सोयल इज ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू विंड, यहां पर आपको मिलता है फ्रोस्टेड सरफेस। फ्रोस्टेड सरफेस मतलब कुछ इस तरीके का सरफेस, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखेंगे तो आपको इस तरीके का सरफेस मिल जाएगा, इस तरीके का। क्लियर है? तो यहां पर आपको मिलता है फ्रोस्टेड सरफेस, तो देयरफॉर यहां पे स्मूथनेस नहीं मिलती है आपको। वेयर एज अगर मैं यहां पे आइस के बारे में बात करूं या फिर ग्रेविटी के बारे में बात करूं तो यहां पे मिलता है स्टेरिएटेड सरफेस। स्टेरिएटेड सरफेस क्या होता है, दिस स्टेरिएटेड सरफेस। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है सोर्टिंग। सोर्टिंग का मतलब क्या है कि क्या मेरे पार्टिकल, बड़े साइज के पार्टिकल अलग हो रहे हैं और छोटे साइज के पार्टिकल अलग हो रहे हैं? हाँ, होते हैं। किसमें? आपका जब पानी के थ्रू यहां पे मूवमेंट होता है।
जब ट्रांसपोर्टेशन पानी की तरफ मूवमेंट होता है तो क्या होगा, बड़े बड़े पार्टिकल पहले बैठ जाएंगे, छोटे पार्टिकल बाद में बैठेंगे, उससे छोटे पार्टिकल बाद में बैठेंगे। उसी तरीके से जब एयर की वजह से यहाँ पे मूवमेंट होता है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, वेरी हाई या फिर वेरी कंसिडरेबल सॉर्टिंग। आपने अगर गांव से होंगे तो आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, धान को छानते हैं और गेहूं को छानते हैं। तो छानने की जब भी सफाई करनी होती है हम क्या करते हैं, इधर पंखा लगाते हैं और यहाँ पे उसके सामने गिराते हैं। तो गेहूं गेहूं तो यहीं पे गिर जाती है, लेकिन उसके अंदर जो भी कचड़ा कबाड़ होता है वो आगे चले जाता है। तो जो भी हैवी पार्टिकल होंगे वो तो यहीं गिर जाएंगे, लेकिन जो लाइट पार्टिकल होंगे वो आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहां पे भी कंसिडरेबल सॉर्टिंग देखने को मिलती है हमें। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं आइस के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिखिए कि यहां पर आपको सॉर्टिंग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जब ग्लेशियर मूव करेगा तो बड़ा पार्टिकल ही मूव ले जाएगा अपने साथ, छोटा पार्टिकल भी ले जाएगा। तो यहां पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, आपको बड़ा पार्टिकल मिलेगा, छोटा बोल्टर भी मिलेगा और क्ले का पार्टिकल ही मिलेगा। क्योंकि ग्लेशियर मूव कर रहा है तो पूरा का पूरा मूव कर रहा है, तो यहां पे अपने साथ सब कुछ ले जाता है। आई होप बात समझ आ गई होगी। उसी तरीके से यहां पे ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं, यहां पर भी क्या होती है, नो सॉर्टिंग। ऊपर से अगर गिर रहा है मलबा तो खाली बड़े पार्टिकल थोड़ा गिरेंगे, छोटे पार्टिकल भी गिरते हैं, बड़े पार्टिकल गिरते हैं। आई होप बात समझ आ रही होगी। और यहां पे क्या होती है, लिमिटेड सॉर्टिंग होती है, जहां भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनिज्म का सरफेस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, और सरफेस स्ट्रक्चर शेप के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, और सरफेस स्ट्रक्चर के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता है ड्यू टू ऑर्गेनिज्म। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो वाटर की वजह से क्या हो रहा है, साइज में फर्क पड़ रहा है। एयर की वजह से क्या हो रहा है, साइज में फर्क पड़ रहा है। शेप में फर्क पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है। वाटर की वजह से राउंड शेप मिल रही है, एयर की वजह से हाँ मुझे अगेन राउंड शेप मिल रही है। क्लियर है। सरफेस टेक्सचर वाटर की वजह से स्मूथ मिलेगा, इधर मिलेगा यहां पे फ्रॉस्टेड सरफेस। कोटिंग दोनों में हो रही है, आइस में बिल्कुल नहीं हो रही। आइस मतलब ग्लेशियर की बारे में बात करो, आइस में सोटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लेकिन यहां पे देखिए, इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने यहां पे बोला यहां पे आपको वेरी फाइन पार्टिकल्स भी मिल सकते हैं, भी मिल सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला खाली यही मिलेंगे, समझिए इस बात को, दोनों में फर्क है। तो यहां पर बड़े बड़े पार्टिकल्स भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स दोनों मिलेंगे। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी।